हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। प्रोबेबिलिटी बेसिकली चैप्टर ऐसा है जिसमें काफ़ी बच्चों को नाम सुन के ही डर लगने लगता है और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है कि जो मैथमेटिक्स में हमारे पास चैप्टर्स हैं IIT JEE सिलेबस के अंदर, उसमें 2-3 अगर हम टफ़ चैप्टर्स निकालेंगे जिसको कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होती है या फिर जिसको जिसे होते हैं मास्टरी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, अगर एक नेचुरल फ्लेयर नहीं है। कुछ बच्चों को तो नेचुरल फ्लेयर होता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, ये तो बहुत ईजी चैप्टर है। ये ठीक है, अब जिसको नेचुरली आ रहा है वो तो ठीक है, काफ़ी कम लोग होते हैं वैसे ऐसे, बाकी मैक्सिमम लोगों को तो दिक्कत होती है। तो उसके बारे में देखो 2-3 चीज़ें आई वुड लाइक टू से कि प्रोबेबिलिटी में, केवल इस चैप्टर की बात करें, प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे बोल सकते हैं 40-50% के आसपास जो पोर्शन होता है दैट इज़ PNC बेस्ड। उसके लिए PNC भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम उसमें प्रोबेबिलिटी का कर सकते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह। बाकी जो 40-50% है या फिर जो 60% है वो काफ़ी कुछ इंट्यूटिव है, वो इतना टफ नहीं है, ये ठीक है, उसको हजम करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो और उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं PNC बेस्ड जो जिसमें केवल PNC वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हों, ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी कम आते हैं, मतलब वो तो फिर PNC में पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी में तो जो मैक्सिमम पोर्शन है वो काफ़ी इंट्यूटिव है और वो इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ हमें अगर समझ में ना आए, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका हमें सोल्यूशन पढ़ के भी समझ में नहीं आएगी इसने क्या बोला, उसके चक्कर में बाकी का चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, पहला चीज़। दूसरा, जो भी एग्ज़ाम में जैसे IIT JEE का जो भी एग्ज़ाम सेट कर रहा है बंदा, यू विल सी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि प्रोबेबिलिटी हो गया, PNC हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हो गया, इसमें यूजुअली बच्चों को काफ़ी डर लगता है। तो दे ऑल्सो ट्राई टू सेट ईजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस वो देखते ही छोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखाई दिया तो उन्होंने छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली डिज़ायरेबल सिचुएशन तो ये है कि हमें मास्टरी होनी चाहिए टॉपिक पे, बट अगर हमें दिक्कत आ रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रहा है इसको समझने के लिए, तो फिर हम एक मिनिमम लेवल तक तैयार करें ताकि हमसे इजी क्वेश्चन या मेंस वाले क्वेश्चन तो ज़रूर हो जाए। एडवांस में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी प्रोबेबिलिटी से, तो वो क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, वरना क्या होगा, बाकी लोग कराएंगे और हमारा रैंक ख़राब हो जाएगा। अगर हम ध्यान से एक एक लेक्चर को सुने, सीक्वेंशली सुने, तो फिर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे अब प्रोबेबिलिटी पढ़ना चालू करें और अगर उन्होंने PNC काफ़ी दिन पहले पढ़ा है तो इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज कि एक बार हमने जो नोट्स बना रखे हैं, अगर नोट्स बना रखे हैं तो उससे एक बार PNC रिवाइज़ कर लें, तो फिर यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ़ वेज वगैरह लिखेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, probability is calculation of mathematical chance of occurrence of an event। मतलब मैथमेटिकली क्वांटिफाई कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यार आज बारिश होने का खूब चांस है, तो खूब का मतलब क्या होता है, ये ठीक है, ये कोई क्वांटिफिकेशन तो हुआ नहीं। अगर मैं बोलूँ कि बारिश होने का 90% चांस है, तो 90% जो है वो मैंने एक नंबर दिया, तो वो क्वांटिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिकली जो भी हम बोलते हैं इस चीज़ का चांस क्या है, तो उसी को हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैथमेटिकली एक नंबर एसोसिएट कर रहे हैं चांस के साथ। फर्स्ट, probability is calculation of mathematical chance of occurrence of any event and it belongs to 0 close to 1 closed. Second, probability of occurrence of an event E is usually denoted as
पी ई। ठीक, कोई इवेंट ई है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, पी ई। तो पी ई बेसिकली एक नंबर होगा जो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, एंड पी ई बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू 1 क्लोज्ड। इफ पी ई is equals to 1, then event is called sure event, and if PE is equals to 0, then event is called impossible event. Then event is called impossible event. Third point, a random experiment will have all possible outcomes known in advance, but which outcome will occur is not known. ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने एक डाई रोल किया, तो डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, ये मेरे को पहले से पता है कि इन्हीं में से कुछ आएगा, बट क्या आएगा ये नहीं पता। ठीक है, वो तो हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा। फोर्थ पॉइंट, सेट कंटेनिंग, अभी तो डेफिनेशंस हैं थोड़ी देर। सेट कंटेनिंग all possible outcomes is called sample space, and each possible outcome is called सैम्पल पॉइंट। तो जैसे अगर मैंने डाई रोल किया और डाई के ऊपर क्या कह सकता है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, तो ये तो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस, क्योंकि आउटकम इसी के अंदर आ सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। 1 जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल पॉइंट। 1 एक पॉसिबल आउटकम है, 2 एक दूसरा पॉसिबल आउटकम है, तो ये हो गए सैम्पल पॉइंट्स। अच्छा, सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे डिफ़ाइन करें। 1 2 3 4 5 6 की बजाय हम ऐसे ही बोल सकते हैं इवन ऑड, केवल 2 सैम्पल पॉइंट हो गए, या तो इवन होगा या ऑड होगा, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इवन कॉमा ऑड, तो ये भी हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। अगर हम सैम्पल स्पेस को लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लें डाई रोल करके, तो ये भी चलेगा। बस 7 8 9 10 के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई कि वो कभी आएगा नहीं, ये ठीक है, बट हम उसमें इंक्लूड तो कर सकते हैं। अगर हमने डाई रोल किया तो 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स का सेट लिया, ये सैम्पल स्पेस नहीं होगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी आउटकम छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सैम्पल पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा सैम्पल पॉइंट्स हम डाल के जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो तो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स is called sample space, and each possible outcome is called sample point. Fifth, इसमें लिखना चाहो और लिख सकते हो, a collection
मतलब सेट ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, अब जैसे हमने डाई रोल किया तो हम एक इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, ये ठीक है, सैंपल पॉइंट बता के कि इस इवेंट के अंदर कौन कौन सा सैंपल पॉइंट है, या फिर हम लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि आउटकम इज़ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या 2, 3 एंड 5 इस सेट के अंदर होगा, ये ठीक है, इस इवेंट के अंदर होगा। तो वो ऐसे ही कोई कलेक्शन अगर हमने ले लिया सैंपल पॉइंट्स का, उसको तो हम वी विल कॉल इट इवेंट। इवेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इवेंट इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सैंपल स्पेस के अंदर कोई सबसेट ले लिया, तो सबसेट का मतलब क्या है कि उन्हीं के सैंपल पॉइंट्स में से कुछ ले रखा होगा। और इवेंट जो है वो ऑफ कोर्स 5 भी हो सकता है, इवेंट नल सेट भी हो सकता है। अगर मैंने बोला कि हमने डाई रोल किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि आउटकम 10 है, तो इवेंट तो इज़ वेल डिफाइंड। अगर वो नहीं हो सकता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे इवेंट तो ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, 5th पॉइंट, द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। हाँ, 2 सैंपल पॉइंट्स या फिर इवेंट्स, 2 इवेंट्स भी बोल सकते हैं या 2 सैंपल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, आर कॉल्ड इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल इफ their chances of occurrence is same। ठीक है, मतलब अगर हमने 2 इवेंट ऐसी डिफाइन किए जिनके होने का चांस सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वी प्रोबेबल या इक्वी लाइकली। तो जैसे अगर मैंने डाई रोल किया और डाई मतलब अनबाइस्ड डाई है, तो उसमें इवन का आना एंड ऑड का आना इज़ इक्वली लाइकली या इक्वी प्रोबेबल। ठीक है, बट अगर हम ये बोलें कि उसमें एक हमने इवेंट डिफाइन किया कि आउटकम 5 से छोटा है, दूसरा आउटकम डिफाइन किया कि आउटकम 5 या 5 से बड़ा है, तो ये जो 2 इवेंट्स हुआ, ये ठीक है, दीज 2 आर नॉट इक्वली लाइकली। 5 से छोटा आने के लिए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। 5 से बड़ा आने के लिए केवल 5 या 5 से बड़ा आने के 2 ही ऑप्शन है, 5 और 6। तो दीज 2 आर नॉट इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे रोल प्ले करेगा, तो वो हमें समझ में आना चाहिए। वैसे तो नाम से ही पता है, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, नाम से ही बता सकते हैं कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या है। फाइव पॉइंट्स हो गए। Sixth point, a set of events union of which is sample space is called set of एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये ठीक है, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो मान लिया हमने डाई रोल किया और 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सैम्पल स्पेस आ गया S। इसके अंदर हमने A डिफाइन किया, आउटकम इज प्राइम।
बी डिफाइन किया कि आउटकम इज इवन, सी डिफाइन किया कि आउटकम इज ऑड, ठीक है, और डी डिफाइन किया कि आउटकम इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो अगर हम केवल लें ए एंड बी तो ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होगा, क्योंकि ए की वजह से क्या क्या कवर हो जाएगा, 2 3 5, और इवन की वजह से 2 4 6, तो इसमें 1 तो कवर होगा ही नहीं कभी। तो इसने मिल के पूरा सैम्पल स्पेस कवर नहीं कर पाया, तो इसलिए दिस इज़ नॉट सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर हम बी और सी बोलें तो ये है सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवन और ऑड को अगर हम मिला लें तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर हम ए बी सी बोलें तो बी और सी में ही सब कुछ कवर हो गया, तो ए को हम एक्स्ट्रा रखने से ये ठीक है, कोई मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट कवर नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा ही नहीं। तो अगर एक बार एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट आ गया, उसके अंदर हम कितना भी इवेंट्स ऐड करें वो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही रहेगा। तो ये भी सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ये, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि ए बी एंड डी, तो प्राइम के अंदर आ गया 2 3 5, बी के अंदर आ गया इवन के अंदर 2 4 6, और डी के अंदर आ गया 1 एंड 2, तो 1 2 3 4 5 6, अब सब सारे कवर हो गए। तो दिस इज़ ऑल्सो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कोई एलिमेंट बचा नहीं इसलिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। अब 7th पे चलते हैं। 2 events are called incompatible, ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और डिसजॉइंट, किसी भी नाम से बोल सकते हैं डिसजॉइंट, इफ देयर इंटरसेक्शन इज फाई, ये ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं और दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ये ठीक है। और हम ऐसे बोल सकते हैं अकरेंस ऑफ वन विल रूल आउट चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ अदर, कि मतलब अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब ये। तो ये इस तरह की चीज़ हो गई कि ऐसे 2 इवेंट हो गया, ये मान लिया E1 है E2 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो इस वाले केस में E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, are mutually exclusive। 7th के बाद 8th, 2 events are called independent if, मतलब ये भी इंग्लिश का वर्ड है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक को दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो एक इवेंट अगर हो गया तो दूसरा इवेंट होगा या नहीं होगा इस बात से कोई मतलब नहीं है दूसरे इवेंट को कि पहला इवेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि उसके चांसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि बाहर बारिश हो गई, इसका क्या चांस है, कुछ भी कैलकुलेशन से मान लिया हमने बोला 30%। अब हमने क्या किया, एक दूसरा इवेंट किया, मतलब एक डाई रोल किया और डाई पे मान लिया 5 आ गया, ठीक है। हमने एक दूसरा इवेंट E2 डिफाइन किया कि डाई को रोल करने पर उस पर 5 आ रहा है।
अब हमने पूछा कि देखो डाई पे 5 आ गया, अब क्या चांस है कि बाहर बारिश होगी। तो ऑफकोर्स डाई पे 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका बारिश से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये जो हम लोग ना कोई लेना देना ही नहीं है, यही इंडिपेंडेंस है। ये ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमने E3 डिफाइन किया तीसरा, कि डाइस के ऊपर 6 आ रहा है, ये ठीक है, जो भी डाई है उसके ऊपर 6 आ रहा है, तो 5 का एंड 6 का तो आपस में बहुत लेना देना है। अगर मैं ये बता दूं कि हमने डाई रोल किया और आउटकम 5 आया, तो उस डाई को रोल मतलब उसी टाइम पे मतलब दोबारा रोल नहीं किया, अब हम बोलेंगे आउटकम 6 आ गया, इसकी क्या प्रॉबिलिटी, तो वो 0 है। वो तो बहुत इफेक्ट हो गई अगर मैंने ये बता दिया कि 5 आ रहा है। तो ये जो 5 का आना एंड 6 का आना है, दीज टू आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। बारिश का होना और इस पर 5 आना इज़ इंडिपेंडेंट, ये ठीक है, दिस इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम बोलें कि बारिश का होना इवेंट E1 है और या इवेंट E है और डाई पे 5 का आना इवेंट E1 है, तो E एंड E1 आर इंडिपेंडेंट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो उसका मतलब ये होता कि हम ऐसे बोलते कि अगर डाई पे 5 आ गया तो बारिश हो ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ा हो सकता है, बारिश को इससे कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे इसमें कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनको कुछ ऐसे शायद फील आती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, तो बोलेंगे बारिश अलग हो रहा है और ये अलग डर रहा है। अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है। तो फाइनली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि एक को दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ occurrence of one does not affect chances of occurrence of other। ठीक है, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो काफ़ी केसेस में अगर सैम्पल स्पेसेस अलग अलग है, जैसे अभी मैंने बोला कि बारिश हो रहा है और डाई पे 5 आ रहा है, ये दोनों तो हम IQ से बता सकते हैं कि आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट। एक ही सैम्पल स्पेस में जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमने बोला था कि आउटकम इज़ प्राइम एंड सेकंड इज़ आउटकम इज़ इवन। अब मैं बोलूँ कि ये बताओ ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं है, मतलब हमें सामने दिखाई नहीं देगा, या सामने हो सकता है कि हमें फील आ जाए, कुछ ऐसी फील आ जाए कि यार ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये ठीक है, ये तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ऐसे फील नहीं लेंगे अगर हमने सेम सैम्पल स्पेस में डिफाइन किया है। अगर अलग अलग सैम्पल स्पेस हैं, मतलब इवेंट्स ही अलग अलग हैं, जो मेरे को दिखाई दे रहा है कि बारिश का होना और डाई पे 5 का आना, दीज टू आर इंडिपेंडेंट, ये तो हम IQ से बोल सकते हैं। इसके लिए हमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट सेम सैम्पल स्पेस के अंदर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है। वो कैसे करेंगे तो वो भी आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो बस हमें यही समझ में आना चाहिए। ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड नाउ लेट्स गो टू क्लासिकल डेफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। Let a sample space has m plus n equally likely sample points out of which exactly
M favors the occurrence of an event E. इसके अंदर M आउटकम्स हैं, बाहर N आउटकम्स हैं और ये सैम्पल स्पेस है। टोटल कितना हो गया? M + N। देन probability of occurrence of event E, that is PE, is equals to M upon M plus N. Probability of E is equals to M upon M plus N. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इवेंट ई को फेवर कितने आउटकम करें? M, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? M + N। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? M upon M + N। ठीक है, तो अब इसमें देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने वाला। फर्स्ट नोट, टू यूज़ above formula all outcomes must be equally likely। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को गिन के अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, ये वाला फॉर्मूला हम जब भी लगा सकते हैं जब जिस इवेंट की हम बात करें वो इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि सबके अक्रेंस का चांस सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला कि एक डाई रोल किया और क्वेश्चन हमने पूछा कि आउटकम 5 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो आउटकम 5 आएगा, एक सैम्पल स्पेस हो गया, दूसरा हम सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लेंगे आउटकम 5 नहीं आएगा। ठीक है, हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस नहीं, सॉरी सैम्पल पॉइंट, हम बोलेंगे बस यही 2 सैम्पल पॉइंट है कि या तो आउटकम 5 आएगा पहला सैम्पल पॉइंट, आउटकम 5 नहीं आएगा ये दूसरा सैम्पल पॉइंट। तो ऐसे 2 सैम्पल पॉइंट बनाने में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, इट इज़ परफेक्टली फाइन कि या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा। गलती क्या हो जाएगी अगर मैं ये बोलूँ कि 5 के आने की प्रॉबिलिटी क्या है, तो मैं बोलूँ कि इन दोनों सैम्पल पॉइंट्स में से एक फेवर कर रहा है और टोटल 2 है, तो प्रॉबिलिटी 1/2 हो गया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 का आना जो सैम्पल पॉइंट है एंड 5 का जो नहीं आना है, 5 के नहीं आने के तो बहुत सारे चांस ऑप्शंस हैं कि 1 2 3 4 6, ये ठीक है, उसके तो 5 ऑप्शंस हैं। 5 के आने का एक ही ऑप्शन है, 5 ही होना चाहिए। तो दीज 2 थिंग्स आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली है तो हम 1/1 + 1 ऐसे नहीं कर सकते, 1/1 + 1 नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। अगर ऐसे होता तो यू शुड अंडरस्टैंड कि फिर तो हम प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर ही ख़त्म हो गया था। फिर तो वो दुनिया में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बोले कि ये होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम हमेशा 2 ही सैम्पल पॉइंट बनाएंगे, या तो ये होगा या ये नहीं होगा, 1/2। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1/2 जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ये ठीक है, ये तो अब बहुत आउटरेजियस एग्जाम्पल हो गया, तुरंत समझ में आ गया होगा शायद कि हम क्यों नहीं कर सकते। और थोड़ा सटल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने बोला कि एक नंबर आई है, कोई भी एक इंटीजर लिया, हमने उसको स्क्वायर किया, फिर हमने उसको स्क्वायर करके जो भी स्क्वायर करके नंबर आया उसका हमने यूनिट डिजिट देखा कि यूनिट प्लेस पे क्या रहा है। अगर मैं पूछूँ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यूनिट प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस हैं और 10 ऑप्शन में से 4 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी
1/10 होनी चाहिए, क्योंकि 10 ऑप्शन है और एक फेवर कर रहा है, तो अगेन ये आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि जो 10 ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली। किसी भी नंबर को स्क्वायर करो, 7 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, तो ये 10 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन की तो प्रॉबिलिटी 0 हो गया, ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो दीज 10 ऑप्शन आर नॉट इक्वली लाइकली, तो आंसर 1/10 नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा करने में क्या करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो जो नहीं आ सकता उनको हटा दिया। अब जो बच गया, मान लिया वो 6 नंबर्स बच गए मान लिया, तो प्रॉबिलिटी 1/6 होनी चाहिए, तो वो भी गलत है। वी हैव टू इंश्योर कि जो 6 बच गए, जो जो स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आ सकता है, स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे आ सकता है, वो भी फिर इक्वली लाइकली होनी चाहिए। वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि उनके होने के चांस बराबर है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, उस पर अभी हम आएंगे। ये ठीक है, वी विल सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चन, बट अभी तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर बोलने के लिए, ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए ऑल द सैम्पल पॉइंट्स मस्ट बी इक्वली लाइकली। ठीक है, नोट 2। भाई ये जो नोट 2 है, ये तो बेसिकली क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ है, मुझे पता होना चाहिए कि इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। चांसेस मतलब देयर इज ए वर्ड कॉल ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई आर, अगर हम बोलें कि ई के ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या है, अल्टीमेटली फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल। ठीक है, कि क्या चांसेस है कि वो इवेंट होगा। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई आर m/n, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल वर्सेस टोटल नहीं है, अगर फेवरेबल अपॉन टोटल होगा तो वो तो प्रॉबिलिटी होगी। ये m/n हो गया फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, और ऑड्स इन फेवर की बजाय अगर हम वर्ड यूज़ करें ऑड्स अगेंस्ट, इवेंट ई आर गिवन एज, इसी को उल्टा कर दिया n/n, अनफेवरेबल वर्सेस फेवरेबल। ठीक है, अगर ऑड्स इन फेवर बोला है तो m/n, ऑड्स अगेंस्ट बोला है तो n/n। ठीक है, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट 4, probability is frequency of occurrence of an event if experiment is if the experiment is done, ये ठीक है, large number of times, probability is frequency of या फिर frequency of occurrence of an event if experiment is done large number of time।
probability is mathematically frequency of occurrence of an event if experiment is performed large number of times। ये ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लिया हमने डाई रोल किया तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लिया हम डाई रोल करते चले जाएं, ठीक है, और मान लिया हमने 6 करोड़ बार डाई रोल किया, ठीक है, 6 करोड़ टाइम्स, तो मैथमेटिकली व्हाट वी विल एक्सपेक्ट कि उन 6 करोड़ में से 1 करोड़ बार 1 आएगा, 1 करोड़ बार 2 आएगा, मैथमेटिकली एग्जैक्टली तो ऐसा होगा नहीं, फिर 1 करोड़ बार 3 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी है। अब ये हमने क्यों बोला कि तुम इसको ऐसे देखो कि मान लिया हमारे पास एक बैग रखा है और उसके अंदर 10 वाइट बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है, ये ठीक है, या फिर ऐसे मानो 10 वाइट बॉल है एंड 90 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, 10 ब्लैक बॉल्स मान लिया एंड 90 वाइट बॉल्स हैं, टोटल 100 बॉल्स हैं। और हमने बोला कि सारी ब्लैक बॉल्स आइडेंटिकल हैं, सारी वाइट बॉल्स आइडेंटिकल हैं। अब हमने क्या किया, एक बॉल निकाला, इसमें वापस रख दिया, फिर एक बॉल निकाला, वापस रख दिया, फिर एक बॉल निकाला, वापस रख दिया। तो मैथमेटिकली ऐसा ये हमने 100 टाइम्स किया, मान लिया, ठीक है, एक बॉल निकाला, फिर वापस रख दिया, फिर एक बॉल निकाला, वापस रख दिया, ये हमने 100 टाइम्स किया। तो मैथमेटिकली व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, ये ठीक एक्चुअली तो होगा नहीं, एक्चुअली तो कोई भी एक बॉल हो सकता है, कई बार आ जाए, एक ही बॉल कई बार आ जाए, ऐसा हो सकता है, बट मैथमेटिकली व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगर हमने 100 टाइम्स बॉल निकाला है तो ईच बॉल विल कम वंस, हर बॉल एक एक बार निकल आएगा मैथमेटिकली। तो जो वाइट बॉल है या जो ब्लैक बॉल है वो कितनी बार निकला होगा, तो 100 में से 10 बार निकला होगा, ठीक है, 10 ब्लैक बॉल्स है तो एक एक बार अगर हर बॉल निकल रहा है तो ब्लैक बॉल भी 10 बार निकला होगा। तो फिर ब्लैक बॉल के निकलने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कि 100 में से 10 टाइम्स निकल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10/100, ठीक है, 10 पर 100 एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, तो जो प्रॉबिलिटी हो जाएगी वो 10/100 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हम ये बोलें कि 10 ब्लैक बॉल्स आइडेंटिकल हैं, तो जब हम बैग के अंदर हाथ डाल के एक बॉल निकाल रहे हैं तो एक बॉल का निकलने में, ये ठीक है, उसका कंपटीशन किन से है, 99 अदर बॉल से है, ये ठीक है, मतलब जब हमने हाथ डाला बैग में तो हमारे पास 100 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमने एक बॉल उठाया, ठीक है, तो एक बॉल का निकलना या नहीं निकलना किस बात पे डिपेंड होना चाहिए कि उसके कितने कॉम्पीटिंग बॉल्स और हैं उस बैग के अंदर, कितनी बॉल उसके साथ और कॉम्पीट कर रहे हैं। उसका निकलना या निकलना इस बात पे तो डेफिनेटली डिपेंड नहीं करेगा कि उसका कलर क्या है, ये ठीक है, मतलब अगर हमने सारी आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उसमें से 10 वाइट है और 90 रेड है, तो अगर हमने एक बॉल निकाला तो ऐसा थोड़ा है कि वो ब्लैक है तो उसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है निकलने की वाइट के कंपैरिजन में, ये ठीक है, मतलब कलर की वजह से ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है, ये ठीक है। ऑफ कोर्स एक बॉल की निकलने की कितनी प्रॉबिलिटी है, उसके पास जो बैग है उसमें टोटल कंपटीशन में कितनी बॉल्स है, 100, अगर हमने एक बॉल निकाला तो उसके निकलने का चांस 1/100 है, एक पर्टिकुलर बॉल के निकलने का चांस 1/100 है। इट इज़ नॉट 1/2, मतलब कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके निकलने पे, उस बैग के अंदर कितना क्राउडिंग है इस पर डिपेंड करता है, ये ठीक है। अगर मैं मान लिया इसको 10 एंड 900 कर दूं तो ऑफ कोर्स जो एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉल होगा उसके पास अब और ज़्यादा कॉम्पीटिंग बॉल्स आ गया, ये ठीक है, 910 बॉल्स आ गया टोटल, तो फिर उसके निकलने का चांस 1/910 हो जाएगा। इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कि उसका कलर वाइट है तो इसलिए उसकी प्रॉबिलिटी इतनी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एक एक बॉल निकालें तो ऑन एंड एवरेज हर बॉल एक एक बार निकल आएगी। अगर हमने 100 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जिस फ्रीक्वेंसी से ब्लैक बॉल आ रहा है वही ब्लैक बॉल के निकलने की प्रॉबिलिटी होगी। तो 100 में ऑन एंड एवरेज 10 बार ब्लैक बॉल आएगा तो 10/100 मतलब 10/100 और 1/10 शुड बी द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका बोलने का इसको ये हो गया कि बॉल की इंडिविजुअलिटी है जो compete करेगा बाहर निकलने के लिए रादर देन उसका कलर। दैट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन में वो बोले कि 10 ब्लैक बॉल आइडेंटिकल है
या फिर वो बोले कि 10 ब्लैक बॉल आइडेंटिकल नहीं है, दे आर ऑल डिफरेंट। मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबको डिफरेंट ट्रीट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम एक ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर वो बोलते हैं ना कि ये चीज़ें आइडेंटिकल है, तो हम तो उसको डिफरेंट ही ट्रीट करेंगे, डिफरेंट ट्रीट करके आंसर निकालो। इस तरह के क्वेश्चन में अपने आप से ही आंसर आएगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ट्रीट करें और आइडेंटिकल ट्रीट करें, आंसर सेम आ जाए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम तो हमेशा डिफरेंट ट्रीट करके आंसर निकालेंगे तो उससे क्या होगा, गलती नहीं होगी। तो इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल, even if it is given that all black balls are identical, we will treat them different to calculate प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वी विल ट्रीट देम डिफरेंट। क्या मतलब, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा समझ में। Question 1. Let a bag contains 5 white and 10 identical black balls. Then find the probability that first part, a drawn ball is white। अ ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, मतलब एक ही बॉल ड्रॉ किया गया है और वो वाइट है बैग में से। तो 5 वाइट है और 10 ब्लैक हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स 5 वाइट है, टोटल 15 है, सबका निकलना इक्वली लाइकली है, तो 5/15 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, ड्रॉ ऑफ 3 will contain 2 white and 1 black ball। आंसर, सबसे पहली बात तो जैसे टोटल कितनी बॉल्स हैं उसके अंदर 15, तो हम सबको डिफरेंट ट्रीट करेंगे कि सब 15 डिफरेंट है। तो
अगर हमने 3 बॉल बाहर निकाला तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक और वाइट भूल गए, हमने तो क्या लिखा बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4 ऐसे करके बॉल 15 तक पड़ा हुआ है। अगर हमने 3 बॉल बाहर निकाला तो B1 B2 B3 निकला, या फिर B1 B2 B5 निकला, या B7 B8 B9 निकला, ये ठीक है, या B13 B14 B15 निकला। ये जो तीन तीन की क्लबिंग में जो बाहर आ रहे हैं बॉल्स, ये ठीक है, दीज आर ऑल इक्वली लाइकली। मतलब सिंपल IQ से हम बोल सकते हैं B1 B2 B3 निकला, इस बात का चांस, और B1 B2 B7 निकला, इस बात का चांस। B1 B2 B3 और B1 B2 B7 इन दोनों का बाहर निकलना इज़ इक्वली लाइकली। तो जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, एवरी कॉम्बिनेशन इज़ इक्वली लाइकली। तो अगर टोटल 15 बॉल्स हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर 15C3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो वो जो 15C3 कॉम्बिनेशंस हैं, दे आर ऑल इक्वली लाइकली, उनके होने का चांस बराबर है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ केसेस इतने हो गए। अब इसमें से फेवरेबल कितना होगा? तो हमें क्या चाहिए? 2 वाइट चाहिए। तो 5 में से 2 वाइट सेलेक्ट कर लिया और 10 में से 1 ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। तो 5C2 इंटू 10C1 से ये वो केसेस आ गए जिसमें 2 वाइट और 1 ब्लैक सेलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है। थर्ड, ड्रॉ ऑफ 3 कंटेन्स बोथ कलर्स। आंसर मतलब वही 3 बॉल निकालना है और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दोनों कलर आनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 वाइट और 1 ब्लैक आ जाए, या फिर 2 ब्लैक एंड 1 वाइट आ जाए। दोनों कलर तो होनी चाहिए। तो या तो का मतलब क्या है? ऑप्शन है तो जुड़ेगा। ठीक है, 2 वाइट 1 ब्लैक का तो ये लिखा ही था हमने 5C2 10C1। अगर 1 वाइट और 2 ब्लैक आ जाए तो ये हो जाएगा 5C1 और ये हो जाएगा 10C2 अपॉन 15C3। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसे बॉल्स मतलब भले ही वो आइडेंटिकल बोले तो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल ट्रीट देम ऑल डिफरेंट। ठीक है। अब ऐसे तो इसके तुम कितने केसेस बना सकते हो? यानी हमने 5 बॉल निकाल लिया और या फिर हमने 6 बॉल निकाल लिया, फिर हमने इक्वल नंबर ऑफ वाइट और ब्लैक आ जाए, तो बस सारी बॉल्स को डिफरेंट ट्रीट करके। ठीक है, चलो ये भी पार्ट लिख लिया। ड्रॉ ऑफ 6 कंटेन्स इक्वल नंबर्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट। तो आंसर हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ तो उसका मतलब ये हो जाएगा 3 वाइट 3 ब्लैक। तो 5 में से 3 वाइट एंड 10 में से 3 ब्लैक होल डिवाइडेड बाई 15 में से टोटल इस बार 6 निकाला है, तो इतने केसेस हो गए। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अ पेयर ऑफ dice is thrown, then find the probability that first part, then find the probability that we get doublet। ठीक है, तो अगर हमने 2 डाई को थ्रो किया है तो क्या क्या आउटकम हो सकता है? या तो पहले पे ही 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे ही 1 6 तक, मतलब 1,6 तक। फिर उसके बाद पहले पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 6,6 तक जा सकते हैं। तो ये टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स हो गए? 36
ये ठीक है, सैम्पल पॉइंट्स, एंड ऑल 36 सैम्पल पॉइंट्स विल बी इक्वली लाइकली, दीज आर ऑल इक्वली लाइकली। तो इनमें से काउंट करेंगे, ये इक्वली लाइकली है तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम ये देखेंगे इनमें से कौन कौन फेवर कर रहा है, जो फेवर कर रहा है उसको गिन के डिवाइडेड बाई टोटल 36 ऐसे आ जाएगा। तो गेटिंग ए डबलेट का मतलब क्या है कि दोनों आउटकम सेम है, तो मतलब 1 1 2 2 3 3, ये ठीक है, ऐसे करते हुए 6 6 तक ये फेवरेबल हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36 विच इज़ 1/6। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट, गेटिंग सम एज 10। तो आंसर सम 10 कैसे हो जाएगा, पहले वाले पे अगर 6 है तो दूसरे वाले पे 4 आना चाहिए, एक केस हो गया, तो इसमें से एक फेवरेबल सैम्पल पॉइंट हो जाएगा 6,4। फिर पहले वाले पे अगर 5 है तो दूसरे वाले पे भी 5 होना चाहिए, दूसरा सैम्पल पॉइंट। फिर पहले वाले पे 4 है तो दूसरे वाले पे 6 होना चाहिए, तीसरा सैम्पल पॉइंट। बस 3 ही सैम्पल पॉइंट आएंगे, पहले वाले पे 3 हो जाए तो दूसरे वाले पे 7 थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 7 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए 3/36 और 1/12 ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट, गेटिंग एट लीस्ट 1 आउटकम एज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमने बहुत पहले बोला था कि एट लीस्ट या एट मोस्ट को हम हमेशा एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इसने बोला कि एट लीस्ट 1 आउटकम शुड बी प्राइम, तो हमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 1 इज़ प्राइम, 1 ऑफ देम इज़ प्राइम और बोथ ऑफ देम आर प्राइम। इस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर एग्जैक्टली 1 प्राइम है तो कौन सा प्राइम है, फर्स्ट वाला या दूसरे वाला, ये ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर मान लिया फर्स्ट वाला प्राइम है तो मतलब केसेस को ऐसे काउंट करेंगे, टोटल 36 हो गया, एग्जैक्टली 1 प्राइम, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम, दूसरा नॉन प्राइम, या फिर फर्स्ट नॉन प्राइम एंड दूसरा प्राइम, ठीक है। इसके लिए तो 2 आया कि प्राइम कौन से पे आया। अब मान लिया पहले वाले पे प्राइम आया तो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, 2 3 5। दूसरे के ऊपर प्राइम नहीं आया, इसके भी 3 ऑप्शंस हैं, प्लस या फिर दोनों ही प्राइम हो जाए तो 3 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो कितना हो जाएगा 27/36। आंसर कितना हो जाएगा 3/4। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर उसने बोला कि कम से कम एक आउटकम प्राइम रहना चाहिए, तो हम वो केसेस भी काउंट कर सकते हैं जिसमें कोई भी आउटकम प्राइम नहीं आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस काउंट करें तो पहली जगह पे प्राइम नहीं लिखा तो उसके ऑप्शन 3 हो गए, तो मतलब, और इसी को ऐसे भी कर सकते हैं 1 - 3 × 3/36, तो 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि कोई भी प्राइम नहीं आया। ठीक है, question number 3, let 7 red
7 identical red and 7 identical black chairs are arranged in a row, then find the probability that corner chairs are of same color। ठीक है, उसने बोला कि 7 आइडेंटिकल रेड चेयर्स हैं एंड 7 आइडेंटिकल ब्लैक चेयर्स हैं, उनको हमने एक रो में अरेंज किया। तो इस बात की प्रॉबिलिटी क्या है कि जो कॉर्नर वाली चेयर हैं वो सेम कलर का है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको डिफरेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी किसी केस में जैसे सेम ट्रीट करने से भी आंसर आ जाएगा तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ट्रीट करने से तो आंसर आ ही जाएगा हमेशा। तो हम इसको आंसर कैसे निकालेंगे? पीएनसी से निकालेंगे। सबको डिफरेंट मान लिया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे चेयर्स रखने के? 14 फैक्टोरियल। टोटल हम 14 फैक्टोरियल तरीके से चेयर्स रख सकते हैं। अब उसमें से हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कौन से हो जाएंगे? जिसमें कॉर्नर पे सेम कलर के चेयर हैं। तो पहली बात तो 2, कौन सा कलर, मतलब दोनों रेड है या फिर दोनों ब्लैक हैं, वो ये 2 आया। अब मान लिया यहाँ पे दोनों रेड हैं, यहाँ पे दोनों रेड हैं, सबको अलग मान रखा है, तो हम ऐसे हो सकते हैं रेड 1 रेड 2। तो इन 2 रेड को हमने सेलेक्ट किया 7 में से 7C2। अब मान लिया हमारे पास 2 चेयर आ गया रेड कलर का, तो उनको हम ऐसे भी रख सकते हैं एंड ऐसे भी रख सकते हैं। एंड माइंड यू, अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो उनको रखने का भी 2 फैक्टोरियल तरीका आएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे फिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 ब्लैक भी हो सकते हैं, तो दैट इज़ ऑलरेडी टेकन केयर इसके अंदर ना। ये दोनों केसेस वही हैं कि दोनों रेड हैं या दोनों ब्लैक हैं। अब ऐसा करने से कितना चेयर बच गया बीच में? अब 12 चेयर रखना है, सब डिफरेंट है, तो 12 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 × 7 6 अपॉन 2, ये वाला 2, फिर इंटू 2 × 12 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 2 14 और ये 14 फैक्टोरियल कितना होगा? 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल। तो ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 14 14 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी कितनी बची? 6/13, 6/13। दिस विल बी द आंसर। ये आंसर आएगा हमारा।